शबीर ने जहानिया में एक ऐसे नौजवान को देखा है जो पसंद की शादी करना चाहता है, लेकिन लड़के के घर वाले उसकी शादी रिश्तेदारों में कराना चाहते थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि दरवाजे पर कोरियर सर्विस का नुमाइंदा खड़ा था। उसने घंटी बजाई तो जफर ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब का घर यही है? जी मैं ही हूँ, फरमाएं। ये आपका पार्सल रिसीव कर देगा अपना। जी ये सिग्नेचर इस तरह से। यहाँ थैंक यू। जफर लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगा और फिर बेपनाह इश्तियाक में लिफाफा खोला तो उसमें उसका पासपोर्ट था। जफर ने पासपोर्ट के सफात उल्टे तो खुशी से उछल पड़ा। उसका अम्मान का वीजा लगा हुआ था। जफर खुशी से उछलता हुआ घर में गया, मगर घर में कोई नहीं था। अम्मा, अम्मा, अरे कहाँ रह गए अम्मा? फिर जफर ने जल्दी जल्दी एक फोन मिलाया। दूसरी तरफ एक लड़की बोल रही थी। हाँ बोलो जफर। अरे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? क्या घर वाले मान गए? अरे भाई मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बहरहाल अभी मैं आपको एक जबरदस्त खुशखबरी सुना रहा हूँ। दूसरी खबर? क्या तुम्हारी शादी हो रही? अरे कैसी बातें करती हो, मेरा मरना जीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। और तुम्हें पता है मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे ओमान जा रहा हूँ और बहुत अच्छी नौकरी मिली है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। और देखना एक साल बाद आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। ओमान जा रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, जबरदस्त। इसी दौरान दरवाजे पर बेल हुई तो जफर ने कॉल काट दी। जफर एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे हमारी शादी के लिए। लगता है अम्मा अब्बा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा सुन। जफर खुशी से दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। बहुत जल्दी आए, आपको खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या है भाई? आपका बेटा समझ चला गया। अरे कहाँ गया भाई? अब्बा मुझे ओमान में नौकरी मिल गई है और अगले हफ्ते की मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। ये अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। चलो भाई अब 2-1 दिन में इनका निकाह कर देते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर किससे? भाई तुम्हारी चचा की बेटी है, देखी भाली है, और वैसे भी जबान दे चुका हूँ उसको मैं। मगर अब्बा मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं शादी नहीं करूंगा उससे। अरे क्या बुराई है उसमें? अच्छी खासी तो है वो। मगर अम्मा मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं वादा कर चुका हूँ उससे। देखो जरा, तुझे शर्म नहीं आ रही? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तू कुछ तो सोच कि तेरी बहन उस घर में भी आई है, और अगर हमने ये शादी नहीं की तो वो तेरी बहन को यहाँ भेज देंगे। मगर अम्मा। बस मगर अगर छोड़। भाई खुद मुख्तार हो गया अभी ये, अपने फैसले खुद करना चाहता है। मगर अम्मा मैं उससे वादा कर चुका हूँ। देख मैं वादा कुछ भी नहीं जानती, और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो याद रख, मरते दम तक मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर अम्मा। बस। उधर जफर की महबूबा ने अपने घर वालों को जफर से शादी के लिए राजी कर लिया था और अब वो बाकायदा रिश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे लारे, तुम तो कह रही थी जफर के घर वाले आएंगे रिश्ते के लिए, क्या हुआ? हाँ कहा तो मुझे भी यही था। क्या मतलब कहा तो यही था? 4 दिन रह गए उसके जाने में। ओमान जा रहा है ना, फिर कब आएंगे? अम्मी मैं बात करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। उधर जफर ने माँ बाप की मर्जी के सामने हथियार डाल दिए थे और घर में जफर के निकाह की तैयारियां हो रही थी। उसी दिन लड़की ने जफर को फोन किया तो उसके घर में ढोलकी की तकरीब थी और जफर को उपटन लगाने की रस्म जारी थी। लड़की का फोन आया तो जफर घबरा कर उठा और एक तरफ को चला गया। जी बोलो लारे।
क्या हुआ, खैरियत? सफर, क्या है ये सब? कब भेजो अपने घर वालों को यार? अरे यार भेज दूंगा, कल या परसों तक आ जाएंगी। क्या मतलब है? कब से मैं यही सुन रही हूँ कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अरे वो मेरा मतलब है कि ये शोर कैसा है तुम्हारे पीछे और ये ढोल की आवाज? अरे वो टेलीविजन चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, अभी बात करोगे। मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है? अरे कुछ भी नहीं चल रहा है। जफर, जी अम्मी, बातों में लगा हुआ है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुहेल, जफर सुनो तो। हेलो हेलो हेलो, चल जल्दी चल, खवातीन इंतजार कर रही है तेरी रस्म करने को। अरे चल। जफर ने सुहेल का नाम लेकर कॉल काटी तो लड़की मखमसे में पड़ गई। उसे अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला था। उसने दोबारा फोन मिलाया तो जफर का फोन बंद था। लड़की बार बार फोन मिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे हर बार फोन बंद मिलता। उसने अपना फोन उठाकर फेंका तो फोन लड़की की माँ के कदमों में जाकर गिर गया। क्या हुआ लारे? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ तो बताओ बेटा, क्या कहा जफर ने? बताओ। कहा ना मैंने आपसे, मुझे अकेला छोड़ दे। जाए प्लीज यहाँ से। जफर की अपनी कजन से शादी हो गई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन से मियां बीवी में शदीद झगड़े शुरू हो गए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जफर कमरे में टीवी देख रहा था कि उसकी बीवी तनतनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में अपने शौहर का मोबाइल फोन था। कौन है ये? क्या है ये सब कुछ? क्या हुआ? फोन है। ये जिसके मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम अगर उसे नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगी। अरे दोस्त होगा मेरा, वो ऐसे मजाक कर रहा होगा। ला दो मुझे फोन। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? 2 दिन हुए हमारी शादी को और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। क्या कमी है मुझमें जो दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हो? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये जिसके मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम अगर उसे नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगी। अरे दोस्त होगा मेरा, वो ऐसे मजाक कर रहा होगा। ला दो मुझे फोन। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? 2 दिन हुए हमारी शादी को और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। क्या कमी है मुझमें जो दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हो? क्या और फल बक रही है तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फोन दो। रुको, मैं तुम्हारी अम्मी को बुलाती हूँ, उन्हें बताती हूँ सब कुछ। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ बेटी? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? देखो ना अम्मा, क्या उल्टा सीधा बक रही है। समझाओ जरा इसे। हुआ क्या? मैं बक नहीं रही, ये देखें, किसी के मैसेजेस आ रहे हैं इसके पास, किसी लड़की के, जो कह रही है अगर उसे ये नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैंने कहा कि मुझे मेरा फोन दो। अरे बेटा, हो सकता है किसी दोस्त का मैसेज हो। ठीक है, तो फिर मैं फोन करके बात करूंगी और अपनी तसल्ली पूरी करूंगी। इधर फोन। इतनी देर में जफर की बीवी ने लारैब को फोन मिला दिया। हेलो, लारे बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मैं जफर की बीवी बात कर रही हूँ। क्यों मैसेजेस कर रही हो मेरे मियाँ को तुम? वो आपके शौहर है? मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि उसने शादी कर ली है। मैं कह रहा फोन दो। इधर दो फोन। फोन की छीना झपटी में लाइन कट गई और लारैब के हाथ से फोन छूट गया और वो नीम बेहोश होकर गिर पड़ी। अरे कैसी बातें करती है? मेरा मरना जीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। क्या घर वाले मान गए? अरे भाई मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बहरहाल अभी मैं आपको एक जबरदस्त खुशखबरी सुना रहा हूँ। दूसरी खबर? क्या तुम्हारी शादी हो रही है? अरे कैसी बातें करती है? मेरा मरना जीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। अरे कैसी बातें करती है? मेरा मरना जीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। और देखना, 1 साल बाद आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। और देखना 1 साल बाद आऊंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सफर, क्या है ये सब? कब भेजो अपने घर वालों को यार? अरे यार भेज दूंगा, कल या परसों तक आ जाएंगी। क्या मतलब है? कब से मैं
मैं यही सुन रही हूँ, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अच्छा सुहेल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुहेल, मेरा मंडा जिदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। क्या मतलब है? कल या परसों तक आ जाएंगे। कब से मैं यही सुन रही हूँ, और तुमसे ही शादी करूंगा। कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। और तुमसे ही शादी करूंगा। कुछ दिनों के बाद जफर बैरून मुल्क चला गया। इस दौरान वो एक अदद बच्ची का बाप बन गया था, लेकिन लारेब की मोहब्बत उसके दिल से निकली नहीं थी। उसने लारेब से धोखाधड़ी की माफी मांग ली थी और उससे यकीन दिलाया था कि वो बीवी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। उधर जफर बीवी से माफी मांगकर उसे यकीन दिला चुका है कि वो अपनी महबूबा को भूल चुका है। उस दिन शब्बीर ने देखा कि जफर अपनी बीवी से बहुत नर्म लहजे में फोन पर बात कर रहा था। अच्छा सुनो, कल की फ्लाइट है मेरी, और ये बताओ बेटी कैसी है मेरी? जी वो अच्छी है। आपने उसके लिए खिलौने लिए? हाँ, मैंने उससे खिलौने भी ले लिए और तुम्हारे लिए भी गिफ्ट ले लिया। और उसके लिए? अब छोड़ भी दो यार, वो मेरा माजी था। अब मेरी जिंदगी में उसका कोई अमल दखल नहीं है, और मेरी जिंदगी में बस अब तुम और मेरी बेटी हो, समझी? अच्छा ठीक है, ये बताइए आपके लिए क्या पकाऊं? अरे बस कुछ खास नहीं, आप कुछ भी बना लेना। और सुनो, कल रात का खाना हम बाहर खाएंगे, ठीक है? चलें ठीक है। मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जफर साल भर बाद बैरून मुल्क छुट्टियों पर अपने घर पहुंच गया था। शब्बीर ने देखा कि जफर की बीवी बनी संवरी हुई जफर के सामने आई तो जफर ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। चले, मैं तैयार हूँ। वैसा ऐसा करो, जो मैं शॉल लेके आया वो पहनो, तुम पे अच्छी लगेगी। शुक्रिया। अरे वो कहाँ है छोटी? छोटी वो अम्मा के पास है, उसे छोड़ देते हैं यहाँ। नहीं नहीं, वो उठेगी तो उधम कर देगी, उसको साथ लेके चलते हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ नीचे, तुम भी आ जाओ, ठीक है? सही, मैं शॉल पहन के आ रही हूँ। फिर शब्बीर ने देखा कि जफर की बीवी मोटरसाइकिल पर पीछे बेटी को गोद में लिए बैठी थी। अभी कुछ ही फासला तय हुआ था कि जफर खौफजदा होते हुए बड़बड़ाने लगा। या अल्लाह खैर। क्या हुआ? जफर ने जेब से फोन निकाला और अपने किसी दोस्त का नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा। चलती बाइक के मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो? ज्यादा इमरजेंसी है तो साइड में लगा लो। अरे वो मुझे डाकू लग गए, हमारे दोस्त को फोन कर रहा हूँ। क्या अल्लाह खैर। उस रात एक खौफनाक वाकया पेश आया था। जफर शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था और उसकी बीवी के सर में गोलियां मारी गई थी, और ये देखते ही देखते अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जफर की छोटी सी बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। इस वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया था और लोग एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने जाए वकूफ और दीगर शहादतें जमा की तो वो हैरान रह गई। जफर की हालत बेहतर हो गई तो उसने बयान देने से इनकार कर दिया था, जिस पर पुलिस शक में मुब्तला हो गई। पुलिस ने जब जफर से वाकई की तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि जफर ने बड़ी चालाकी से अपनी पहली मोहब्बत को पाने के लिए बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था, और वाकई को डकैती का रंग देने के लिए अपनी ही टांग पर भी गोली मार ली। ये अलमनाक वाकया खुद मुल्जिम की जबानी सुन लीजिए। जो भी कीता गलत कीता है, गुनाह कीता है और मुशम्मदापन कीता है। पुलिस ने वाकये की जो तफसील बताई थी वो कुछ यूं है। एक मेन रोड जो हमारा मुल्तान बिहाड़ी रोड है, उसके साथ एक ब्रांच रोड के ऊपर डकैती की वारदात हुई है, जिसमें मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची ट्रैवल कर रहे थे, जिनको डाकुओं ने रोका और मज़ाहमत के दौरान उनकी फायरिंग से जो खातून है वो जाबाक हो गई और जो उनके शौहर थे वो शदीद जख्मी हो गए।
इस इंफॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। जो मौके पे सेट ऑफ एविडेंस था वो पुलिस ने सारा कलेक्ट किया। बिलाखिर अल्लाह ने खानेवाल पुलिस को एक कामयाबी दी और ये पूरी की पूरी वारदात जो है ये सामने आ गई, जिसकी तफसीलात बाद में कुछ यूं पता चली कि ये सारा ड्रामा उसी मजरूब या जख्मी शौहर का रचाया हुआ था, जो उसने अपनी बीवी को खुद फायर करके कत्ल किया और फिर इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने जो मकतूला थी उसके शौहर को हिरासत में ले लिया और उसकी जो है वो जब आगे उससे इंटरव्यू किया गया उसमें फिर उसने कन्फेशन भी की। इसमें जो मोटिव है कत्ल में वो ये नज़र आ रहा है कि इसका एक और खातून के साथ ताल्लुक था जिससे ये शादी करने का ख्वाहा था। उसकी वजह से ये लग रहा है कि इसने ये वारदात की है। बेटी के कत्ल पर जफर की बीवी के घर वाले बेबस दिखाई दे रहे थे। साडी बहन ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਇਸਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ और ना ही साड़ी हमशीरा की कोई गलती है। शब्बीर ने लोधरा के इलाके दुनियापुर के नवाही चक नंबर 223 WB की रिहायशी एक शादीशुदा लड़की की अचानक गुमशुदगी की खबर सुनकर इलाके का दौरा किया तो एक अफसोसनाक कहानी सामने आ गई। ये है दीनापुर में चक नंबर 233 WP। दूर तक खाली जमीन, खेत, मवेशी, मकान के नाम पर बड़े बड़े कच्चे अहाते, रंगदार टीन और लकड़ियों के दरवाजे, सहन और सहन में बिछी हुई चारपाइयां। इसी गांव में शब्बीर ने एक ऐसा घर भी देखा जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जो शादीशुदा लड़की इस घर से अचानक लापता हो गई थी उसका नाम इरम था। इरम की 4 साल पहले बिलाल से शादी हुई थी और वो एक बच्चे की माँ थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरम का बच्चा रो रहा था और उसे वो अपने कच्चे टूटे फूटे घर में गोद में लिए बहलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बच्चा, अभी तेरे दूध का बंदोबस्त करती हूँ। इस दौरान वो मुख्तलिफ बर्तनों को उलट पलट कर भी देखती जा रही थी, मगर घर में दूध कहाँ। इरम परेशान हो गई और बच्चे को सीने से चिमटाए हुए रोने लगी। कुछ देर में बच्चा रोकर खामोश हो गया तो माँ ने अपने बच्चे को नंगी चारपाई पर चादर डालकर सुला दिया। फिर शब्बीर ने देखा कि वो एक अंधेरी कोठरी में गई। उसने बिजली का बटन ऑन किया लेकिन बल्ब रोशन नहीं हुआ तो वो परेशान हो गई। इरम आंगन से होती हुई दरवाजे तक पहुंची। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसका शौहर अपने नौजवान भांजे के साथ जमीन पर लकीरें खींचकर कोई खेल खेल रहा था। बिलाल, बिलाल, क्या है? क्यों बार बार बाहर आ जाती है? चल अंदर जा। मुन्ना दूध के लिए भी लग रहा है। क्या गला दबा दूं उसका? हाँ दबा दे गला। मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे अजीब बात करते हो। घर में बिजली भी नहीं है। क्या हुआ मानी? बिजली दोबारा कट गई क्या? अरे हाँ, बिजली नहीं है, जब बिल जमा नहीं करवाएंगे तो कटनी तो है। अच्छा अपना लेक्चर बंद कर, आ रहा हूँ मैं अंदर। तुम दोनों खेलो यार, मैं आ रहा हूँ। बिलाल झुंझलाता हुआ घर के अंदर आया और अपनी बीवी से उलझ पड़ा। हाँ, क्या तमाशा लगाया तूने? तुझे 1000 बार मना किया कि बाहर मत आए, मगर तू सुनती नहीं है। क्यों ना आया करूं? धौंस है किसी की? तो तुम कोई काम काज तो करते नहीं हो। क्या काम करूं? कोई काम वाम नहीं है। चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं? अरे मेरा बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है, और तुम वो कोई काम नहीं करते, हट्टे कट्टे हो। हाँ लगा दे ना, बस लगा दे मेरी सेहत पर। वो अच्छा मेरी बात सुन, तेरे बाप की ना भी नई नई फसल कटी है, बड़ा पैसा मिला उसको। मैं कहता हूँ थोड़े पैसे उससे उधार मांग ले, मैं बाद में वापस कर दूंगा। तो देख घर का बिल भी भर दूंगा बिजली का। है? किस मुंह से मांगू? शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा दो फोन ले ले। एक फोन भी नहीं दिला सकते। ये लेना मेरे फोन से। शब्बीर ने देखा कि इरम अपने शौहर का फोन लेकर एक तरफ हो गई और उसने अपने बाप को फोन मिला दिया।
हेलो अब्बा जी, मैं बोल रही हूँ। बेटा कैसी हो? बड़े दिन हुए तुमने चक्कर नहीं लगाया। अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ, घर में रोटी के लाले पड़े हैं, बिजली कट चुकी है। अरे बेटा परेशान मत हो, तुम ऐसा करो बिलाल को मेरी तरफ भेजो, मैं कुछ पैसे उसको दे देता हूँ। अब्बा मुझे इसके साथ नहीं रहना। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। इरम के बाप के बराबर में माँ मौजूद थी, सारी बातचीत सुनकर परेशान हो रही थी। फिर उसने अपने शौहर से फोन ले लिया। हेलो इरम, बेटा मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ, तुम परेशान मत हो। ऐसा करो कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ मेरे पास। अम्मा मैं तंग आ गई हूँ। देख लेना तुम, मैं एक दिन गायब हो जाऊंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तुम यहाँ आ जाओ कुछ दिनों के लिए। हेलो हेलो इरम, हेलो। मैंने आपको मना भी करा था, बिलाल से शादी मत करें इसकी। वो रो रही है, सिजक करके मर जाएगी वहाँ पर। ऐसी बातें मत करो, अभी वो दामाद आने वाला है, उसके सामने कोई ऐसी फजूल बात नहीं करनी, समझी तुम? इरम का शौहर बिलाल बिल्कुल नाकारा था। काम काज के बजाय मुबैना तौर पर ससुराल को जेर बार किए हुए था। बीवी से लड़ाई झगड़ा अलग करता था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि बिलाल अपनी ससुराल में खाना खा रहा था। सास उसके साथ बैठी थी कि इतने में बिलाल का ससुर भी आ गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिलाल बेटा? जी ठीक हो? हाँ, ये रख लो, और वो बिजली का बिल याद से जमा करवा देना। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं नहीं, क्यों नहीं जरूरत थी? वैसे एक बात कहूं, अगर बुरा ना मनाओ तो। बोलिए। देखो अब तुम 2 नहीं 3 हो चुके हो, और ऐसे इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारोगे? वैसे तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मैं काम भी करता हूँ और कमाता भी, मगर आप लोगों की जो बेटी है ना, वो 1 नंबर की निकम्मी है। जितना भी कमा के लाता हूँ सब उड़ा देती है, कुछ भी बचा के नहीं रखती है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो लड़ने झगड़ने से कैसे गुजारा होगा? तुम दोनों खुश रहा करो। कैसे खुश रहे? हर दूसरे दिन तो मुझे धमकी देती है, बोलती है कहीं भाग जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी। कभी कहती कराची चली जाऊंगी, कभी बोलती लाहौर भाग जाऊंगी। पता नहीं क्या चाहती है। ऐसा कहती है वो? हाँ ऐसा कहती है। और मैं आप दोनों को एक बात बता रहा हूँ, वो अगर कहीं गायब हो गई तो मुझे इल्जाम मत देना। वैसे भी मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं मुझ पर। हंसते? मजाक उड़ाते हैं? पर क्यों? हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? पूरे मोहल्ले से तो दोस्ती है उसकी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। और मैं आप दोनों को एक बात बता रहा हूं, वो अगर कहीं गायब हो गई तो मुझे इल्जाम मत देना। वैसे भी मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं मुझ पर। हंसते? मजाक उड़ाते हैं? पर क्यों? हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? पूरे मोहल्ले से तो दोस्ती है उसकी। इरम की माँ, देख लो ये कैसी फजूल बातें कर रहा है, इसे कहो चला जाए यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, और ये पैसे रखें अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। अरे नहीं बेटा, गुस्सा मत करो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम रखो अपने पास ये पैसे। आप भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, खामोश नहीं रह सकते। बेटा आपके लिए चाय लाऊं मैं? चाय पी लो। खा चुका हूँ खाना। इनकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। मेरी बात तो किसी की भी समझ में नहीं आती है। इस वाकये के कुछ दिनों के बाद बिलाल के ससुराल में कोहराम मच गया।
क्योंकि उनकी बेटी अपने बच्चे और शौहर को छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि इरम के बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी के गम में हलकान हुए जा रहे थे कि ऐसे में उनका दामाद भी वहां आ गया। क्या हुआ, कुछ पता चला इरम का? क्या पता चल रहा? अब अगर मैं कुछ कहूंगा ना तो आप दोनों को लगेगा बुरा। आप दोनों ने जैसी अपनी बेटी की तरबियत की थी ना, उसका यही नतीजा आना था। कैसी तरबियत की? मुझे क्या पता। जाओ मेरे मोहल्ले में और जाके अपने कानों से सुनो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रही है? तुमने इरम को तलाश किया? जाओ उसे तलाश करो। अरे आप दोनों बहस ही करते रहोगे या किसी ने पुलिस में रिपोर्ट क्या करवाई? आ गया था मैं थाने। तो क्या कहा थाने वालों ने? क्या कहना उन्होंने? यही कहा कि भाग गई होगी किसी के साथ। चुप करके बैठो, आ जाएगी फिर। थाने वालों का तो दिमाग खराब हो गया। थाने वालों का दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि आपकी बेटी का किरदार खराब हो गया। और ज्यादा वावेला करने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बेइज्जती होगी आप दोनों की। तुम कैसे शोहर हो जिसे अपनी बीवी की फिक्र नहीं? तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं खुद जाता हूं थाने और मैं अपनी बेटी को खुद तलाश करूंगा। ओके, मैं भी चलता हूँ वापस। इरम को घर से गायब हुए कई रोज हो गए थे। थाने का बार बार चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने गुमशुदा लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया था। और जब इरम के शौहर से तफ्तीश की गई तो एक नई कहानी सामने आ गई। शब्बीर ने देखा कि इरम का शौहर बिलाल अपने सुसर के साथ थाने में दाखिल हो रहा था। फिर वो हेड कांस्टेबल के पास पहुंच गए थे। मेरी बेटी कितने दिनों से गायब है। हमने दरख्वास्त भी दी हुई है, तो अभी तक आपने मेरी बेटी को तलाश नहीं किया। क्या नाम आपकी बेटी का? इरम। इरम। और ये कौन सा है? ये दामाद है मेरा। अजीब सी बात है, बीवी इनकी गायब है, शोर आप डाले जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं भी बहुत परेशान, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। अच्छा, इधर देखो। मैं तो कांस्टेबल ने गौर से बिलाल को देखा और अपनी जगह से उठ गया। बाबा जी, आप लोग बैठे हैं, मैं साहब से कोई बात करके आता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? शब्बीर ने देखा कि कांस्टेबल अंदर कमरे में अफसर के पास गया और राजदारी से कुछ कहने लगा। अफसर ने इशारों में उसे कुछ हिदायत दी, जिसके बाद कांस्टेबल वापस आ गया। वो क्या कहा बड़े साहब ने? बाबा जी, आराम से घर जाए, बहुत जल्द आपकी बेटी इंशाल्लाह घर आ जाएगी। हाँ ना, देखा मैं भी यही कह रहा था। आप तो बिला वजह परेशान हो गए। चले मुझे। हाँ चलो। एक मिनट। बाबा जी, आप घर जाए, आप जरा यहाँ बैठिए। कौन? मैं? जी आप। लेकिन क्यों? इसलिए कि बड़े साहब का हुक्म है, चाय पिला के जरूर भेजिएगा। दरअसल हमारे खाने की चाय बहुत अच्छी होती है। आप चलिएगा। अच्छा ठीक है, आप बैठिएगा। लेकिन सर, मैं चाय पीता नहीं। अरे आप पिए तो सही, फिर आप देखिएगा। तो मोहम्मद, उधर इसको लेकर तो जाओ ड्राइंग रूम में और उसको कड़क वाली दूध पत्ती चाय पिलाओ। और जब ये चाय पिए ना तो इसको पता चले कि थाने की चाय होती कैसे है। जाओ जरा लेकर तो जाओ इसको। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ड्राइंग रूम चाय मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बहुत खुश नसीब लोगों को नसीब होती है पुलिस स्टेशन की चाय। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि बिलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। चंद ही लम्हों में 2 पुलिस एहलकार उसके पास पहुंच गए। पुलिस ने शक की बिना पर इरम के शौहर से तफ्तीश की तो उसने इंकिशाफ किया कि उसने बीवी के मुबैना खराब चाल चलन की वजह से अपने भांजे की मदद से कत्ल करके लाश गड्ढे में खोदकर दबा दी थी। और इस इंकिशाफ पर पुलिस ने बिलाल और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया।
शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।